Hello everyone, welcome to another video of CHE 110 Environmental Studies। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे लोग या चीज़ें जो हमें काम करने में हेल्प करती हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे कि लैंड, मिनरल्स, सॉइल। तीन तरह के बेसिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर देता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल्स आर वाटर, एयर, सनलाइट। देन आर मैन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमंस ने रिसोर्सेज बनाए होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मशीन्स, बिल्डिंग्स और रोड्स। एंड एट लास्ट वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज, जिस रिसोर्स को जो ह्यूमन के स्किल्स हैं, नॉलेज है लोगों के, जब हम उनको एज रिसोर्स यूज़ करते हैं उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल्स आर जैसे कि टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे मटेरियल्स हैं जो नेचर ने दिए होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन क्रिएशन। देर आर टू टाइप्स, वन इज नॉन रिन्यूएबल एंड द अदर इज रिन्यूएबल। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अपने आप को रेप्लेनिश नेचुरली कर सकते हैं और उनकी जो एग्जॉशन पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और इनके एग्जांपल्स हैं वाटर, एयर, बायोमास। देन वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज या तो लिमिटेड होते हैं या फिर उनको फॉर्म होने में, उनको बनने में, उनको रीजनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल्स आर फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर और मिनरल्स। Then energy is also classified into non-renewable energy and renewable energy. जो just like how non-renewable resources exhaust easily हो जाते हैं और जो उनका जो उनकी यूज़ होता है वो लिमिटेड होता है, उनको ज़्यादा देर वो उनका जो रीजनरेट करने का टाइम है वो बहुत लंबा होता है। उस एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी और नेचुरल गैस। देन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी नेचुरली रिप्लेनिश हो सके या दोबारा फॉर्म हो सके नेचुरली, उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल्स आर सोलर एंड विंड एनर्जी। नाउ दिस इमेज शोज अस कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हमें वुड देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पल्प देते हैं। ऐसे ही रॉक्स कंस्ट्रक्शन के लिए और शेल्टर के लिए यूज़ करे जाते हैं। जो मिनरल्स हैं उनसे ज्वेलरी, ग्लास जैसी चीज़ें बनती हैं। एग्रीकल्चर से अगेन जो सॉइल्स है वो हमें एग्रीकल्चर करने का यूज़ देते हैं। Then these are the type of natural resources that we are going to discuss: land resource, forest resource, water resource, and energy resource. Starting off with land resource. लैंड रिसोर्स ऐसा नेचुरल लैंड एरिया होता है अर्थ का जो ह्यूमंस डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। ये वो सॉलिड पोर्शन है अर्थ के सरफेस का, अर्थ के क्रस्ट का, जिसपे सभी जो जैसे कि हाउसिंग या इंडस्ट्री होती है। नेक्स्ट जो साइंस इस जो रिसर्च, जो साइंस वर्क है वो जो इससे डील करता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। लैंड एज ए रिसोर्स, ऑल दो लैंड एक रिन्यूएबल रिसोर्स है बट एक लिमिटेड रिसोर्स है एट द सेम टाइम। लैंड कैन बी यूज्ड एज एग्रीकल्चरल बेस फॉर
growing again for natural resources, for urban development and for ecosystem services. नाउ लैंड डिग्रेडेशन जो होती है वो होती है जब लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो ग्रेजुअली लैंड लूज कर जाए, और उस पे जो नेचुरल वेजिटेशन है या एग्रीकल्चरल मीन्स है उसका वो रुक जाए, तो उसे हम कहेंगे कि वो लैंड डिग्रेड हो रहा है। इसके कॉजेज, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज होते हैं, जैसे कि हैवी रेन्स, जो हैवी रेन्स है वो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो वॉश आउट कर देते हैं, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। हाई स्पीड विंड्स और स्टॉर्म्स, ऊपर की जो लूज सॉइल होती है स्पेशली जैसे ड्राई एरियाज में, जो ऊपर का जब लैंड बैरन हो जाता है ऊपर का जो लूज लेयर होती है वो उड़ा कर ले जाती है, और इसी से डेजर्टिफिकेशन होती है। नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक्स, क्रैक्स, और उस पे लैंड के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं। फ्लड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स अगेन ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर होती है उसको वॉश आउट कर देते हैं, और ड्रॉट्स जो है वो लैंड को ड्राई आउट कर देते हैं, और उनकी नेचुरल जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग एंड सॉइल इरोजन। जब जो ग्रेजिंग होती है, ग्रेजिंग मीन्स कि जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको वेजिटेशन देना लैंड के ऊपर, और ओवर ग्रेजिंग मीन्स ओवर यूजिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजिंग। नाउ जो एनिमल्स हैं वो सारी जो ऊपर की वेजिटेशन होती है लैंड पे वो खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड होता है वो बेयर बन जाता है, बैरन हो जाता है। नाउ जो बेयर सॉइल बचती है ऊपर की वो उसके चांसेस ज़्यादा इजीली वो इरोड हो जाता है बाय विंड, और बाय हाई स्पीड विंड्स और रेन और फ्लड्स। माइनिंग, जो ऊपर की टॉप सॉइल और वेजिटेशन होती है माइनिंग की वजह से वो हट जाती है, जिसकी वजह से लैंड बैरन और पोल्यूटेड बन जाता है। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। जनरली जो बिल्डिंग्स और रोड्स हैं वो भी लैंड पे बनते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और ग्रीन लैंड डिक्रीज हो जाता है, और पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी सॉइल होता है उसमें पोल्यूटेड जो सॉइल होती है वो पोल्यूटेड बन जाती है, और उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो लूज करती है। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, और जिसको हम डिफॉरेस्टेशन भी बोल देते हैं, ये जो रूट सपोर्ट होती है, जो ट्रीज रूट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सॉइल की, वो उससे ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजन हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। केमिकल्स जो है वो नेचुरल वो ओवर द टाइम नेचुरल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, और जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में उनको भी मार देते हैं। देन इज इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, जैसे कि वेस्ट केमिकल्स लैंड पे पोर करना, तो उससे लैंड पोल्यूट होता है। देन सॉइल फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज पीडोजेनेसिस। नाउ सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो रॉक्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स, जब वो रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, वो एक ऑर्गेनिक मैटर के साथ एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, जिसको हम सॉइल का नाम देते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्ट विल टॉक अबाउट फिजिकल वेदरिंग, जिसमें जो रॉक्स हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होती, बट कॉजेज सच एज टेम्परेचर चेंजेस, विंड और वाटर एक्शन, इससे जो बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
let's talk about soil formation. About soil formation. Now, soil formation is called as pedogenesis. सॉइल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस जिससे जो रॉक्स होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, और जब वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स होते हैं तो वो सॉइल फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, processes of soil formation. First is through physical weathering, जिसमें जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है पर विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. और इनके जो ये कॉज होते हैं, देयर में बी द इफेक्ट्स दैट can cause physical weathering is temperature changes and wind और water actions. जो जितने भी बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग. ये ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस जो रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं वो केमिकल वेदरिंग की वजह से होते हैं. ये कॉज हो सकते हैं बाय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इनमें जो कॉम्पोजिशन होती है रॉक्स की वो भी चेंज हो जाती है. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वेदरिंग. इसमें जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं रॉक्स का, और इट मे बी कॉज बाय जितने भी प्लांट्स हैं उनके रूट्स ग्रो कर रहे हैं क्रैक्स में से, एनिमल्स सॉइल डिग कर रहे हैं, और मे बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जब डीकम्पोज करते हैं मैटर ऑन द सरफेस. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन. फर्स्ट इज द पेरेंट मटेरियल. जो पेरेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो ओरिजिनल रॉक्स होते हैं जिनसे सॉइल फॉर्म किए जाते हैं. ये जो रॉक्स होते हैं ये डिटरमाइन, ये जो पेरेंट मटेरियल होता है ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल का कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, या उसमें मिनरल्स कौन से पाए जाएंगे. नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस ऐड करते हैं so that the soil fertility can be improved. Next is climate. टेम्परेचर और रेनफॉल भी वेदरिंग पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जितनी ज़्यादा रेन होगी उतनी जो सॉइल फॉर्मेशन होगी वो जल्दी होगी. नेक्स्ट इज टोपोग्राफी. टोपोग्राफी इज कि जो लैंड का शेप है वो किस तरह होगा, स्लोप होगा या फ्लैट होगा. जो स्टीप स्लोप्स यूजुअली माउंटेन्स में पाए जाते हैं उनमें जो सॉइल होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट एरियाज. एंड एट लास्ट टाइम, एज वी नो सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है, और इसका जो टाइम है इसको फॉर्म होने में कई हज़ारों साल भी लग जाते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन of soil. First is O horizon, also known as humus और organic layer. इस लेयर में जो सरफेस लिटर है जैसे कि डेड लीव्स हो गई या ऑर्गेनिक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर हो गया जो पार्शली डिकम्पोज होता है वो पाया जाता है. नेक्स्ट इज ए होराइजन और द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल में हमस, लिविंग क्रीचर्स ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, और ये जो लेयर होता है ये प्लांट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इज एलुविएटेड लेयर और ई होराइजन. ये जोन ऑफ लीचिंग होता है. लीचिंग मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पानी है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैरी करके डीपर लेयर्स में लेकर जाता है. और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सबसॉइल और द बी होराइजन. यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम और ह्यूमिक कंपाउंड्स जो है वो पाए जाते हैं जो कि लीचिंग के द्वारा टॉप सॉइल से बी होराइजन यानी कि सब सॉइल में लीच डाउन करते हैं. नेक्स्ट इज द सी होराइजन और द पेरेंट मटेरियल.
यहाँ पे जितने भी विदर्ड पेरेंट मटेरियल या विदर्ड रॉक्स होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट एट लास्ट इज आर होराइजन और द बेडरॉक रीजन. यहाँ पे सिर्फ जो रॉक्स होते हैं वो पाए जाते हैं और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे नहीं होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सॉइल. just first we are going to talk about how it facilitates nutrient cycle. Now nutrient cycle is जैसे कि नाइट्रोजन जैसे या फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स जो है जो पाए जाते हैं वो रिसाइकल होते हैं अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ सॉइल. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी वजह से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में ही आ जाते हैं. फूड एंड बायोमास प्रोडक्शन. ये न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट देते हैं ताकि प्लांट के ग्रोथ में, और ये एसेंशियल होते हैं क्रॉप्स और फॉरेस्ट के लिए. Next shows water and regulates supply. Now soil also act like a sponge. जितना भी पानी जो भी आता है वो सॉइल जो है वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है, और इसकी हेल्प से ही जो ग्राउंड वाटर का फ्लो होता है वो मेंटेन्ड रहता है. रेगुलेट्स इमिशन ऑफ ट्रेस गैसेस. ट्रेस गैसेस ऐसी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती हैं, और ये उनको कंट्रोल करता है और केमिकल जो क्लाइमेट रेगुलेशन है उसमें भी हेल्प करता है. नेक्स्ट फिल्टर्स ग्राउंड वाटर. एज ऑलरेडी सेड कि सॉइल जो है वो एक स्पंज की तरह बिहेव करता है. सिमिलरली जो भी पानी सॉइल से पास आउट होता है, जो जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज या पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सॉइल रिमूव कर देता है और वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है टिल इट रीचेस ग्राउंड वाटर लेवल. नेक्स्ट डिग्रेड्स पोल्यूटेंट्स. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में वो हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं जिसकी वजह से एक हमें क्लीनर इन्वायरमेंट हमें मिलता है. बायोलॉजिकल हैबिटेट में बहुत ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और सॉइल इनकी बायोडाइवर्सिटी में सपोर्ट देता है. एक सोर्स ऑफ क्ले. सॉइल जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है ताकि क्ले फॉर्मेशन हो, और यही क्ले आगे जाकर पॉटरी और सेरामिक्स में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग्स, हाईवेज और ब्रिजेस. और सॉइल का एक बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टॉप सॉइल लेयर होती है वो अपनी रेस्टिंग प्लेस से उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय physical agencies such as wind and water. It is also known as the creeping death of land. How? Because जैसे जैसे जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की, टॉप सॉइल है वो रिमूव होती जाएगी और नीचे से बैरन लैंड और ऐसा सॉइल निकल के आएगी जिसका यूज़ नहीं होता है. उससे लैंड जो ज़मीन होती है वो मरती जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है. Causes of soil erosion such as large scale deforestation, floods, overgrazing, large violent winds, improper agriculture techniques. Now, method to control soil erosion. First is conservation tillage or no till farming. जब तक सॉइल इतना प्लो नहीं करते डीपली और क्रॉप रेजिड्यूज जो हैं वो फील्ड पे रहते हैं, वो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, और जिसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है वो सॉइल के अंदर ट्रैप हो जाता है. देन काउंटर फार्मिंग, टेरेसिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग,
LA क्रॉपिंग, विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स, stubble mulching, afforestation, control overgrazing and check dams. कंजर्वेशन टिलेज, सो इसमें जो मेन एम होता है वो है कि ताकि सॉइल इरोजन जो है वो रिड्यूस किया जाए, और इसी से इसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत होता है. स्ट्रिप क्रॉपिंग. नाउ स्ट्रिप क्रॉपिंग is when natural dams for water are built, and इसकी वजह से जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है वो प्रिजर्व रहती है, और सर्टन लेयर्स जो है सॉइल के वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करने लग पड़ते हैं पानी से, और उससे मॉइस्चर भी लॉक इन होती है, और जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो इंक्रीज करती है. नाउ काउंटर बंडिंग और काउंटर फार्मिंग. जो प्लोइंग है वो अलोंग द काउंटर्स या फिर अलोंग द कर्व्स ज़मीन के किए जाते हैं, उसको काउंटर फार्मिंग कहते हैं. इससे जो वाटर का फ्लो होता है वो स्लो डाउन होता है, और जितना भी सॉइल है उसको जितनी भी सॉइल है वो वॉश अवे जल्दी नहीं होती है. और इट इज़ ऑल्सो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, और इससे अगेन सॉइल इरोजन कम होती है, और जो मॉइस्चर रिटेंशन होती है सॉइल की वो बढ़ती है. नेक्स्ट टेरेसिंग. स्लोप्स जो हैं ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स है दैट आर प्रैक्टिस्ड इन द माउंटेनियस और हिली रीजन्स. और इसमें क्या होता है कि जो स्लोप्स हैं वो स्टेप लाइक टेरेसेस यानी कि स्टेप लाइक जो मेथड्स बना दिए जाते हैं, ताकि जितने भी जो फार्मिंग है वो स्टेप वाइज हो, ना कि स्लोप में. और इससे जितना भी वाटर रन ऑफ होता है और सॉइल इरोजन होता है वो कम हो जाता है, और वाटर को भी कंजर्व करने में ये हेल्प करता है. एले क्रॉपिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री. जो एले क्रॉपिंग होती है वो उसमें क्या होता है कि जो क्रॉप्स हैं वो इन बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स ग्रो किए जाते हैं. जैसे कि एक क्रॉप फिर एक ट्री और श्रब ऐसे ग्रो किए जाते हैं, ताकि जो ट्रीज के रूट्स हैं, जो श्रब्स के रूट्स हैं, वो सॉइल को इंटैक्ट रखे, उसका स्ट्रक्चर बनाए रखे, और उसका जो फिर उससे सॉइल प्रोटेक्ट होगी, और साथ में जो फर्टिलिटी है उससे इम्प्रूव होगी. देन आर विंड ब्रेक्स और द शेल्टर बेल्ट्स. ऐसे ट्रीज के रोज या श्रब्स के रोज प्लांट कर दिए जाते हैं अराउंड द क्रॉप्स, सो दैट जितनी भी विंड है उसकी जो स्पीड है वो कम की जा सके, ताकि जो टॉप सॉइल है वो उड़ा के ना ले जाए विंड. नेक्स्ट इज स्टबल मल्चिंग. नाउ स्टबल मल्चिंग इज व्हेन क्रॉप रेजिड्यूज, जब भी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद उसके रेजिड्यूज जो है वो सॉइल के अंदर ही रहने दिए जाए, ताकि जो सॉइल इरोजन है उससे प्रिवेंशन हो और मॉइस्चर जो है वो सॉइल के अंदर बना रहे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एफॉरेस्टेशन. ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ट्रीज प्लांट किए जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे या तो कभी पेड़ थे ही नहीं या फॉरेस्ट रीजन था ही नहीं, या फिर एक वंस एग्जिस्टेड नेचुरल फॉरेस्ट को क्लियर आउट या फिर काटा गया था, ताकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या फिर अर्बनाइजेशन की जा सके उधर. और इसको इंट्रोड्यूस कराने का मेन मोटिव ये है कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो और जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो बना रहे. कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग इज जब एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है उनके खाने के लिए, और दैट इज
जो एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे वो बार बार खाए जाएं तो वहाँ से जितना भी लैंड होता है वो बैरन बन जाता है और इरोड हो जाता है। इरोड इन सेंस की पानी से या विंड, स्ट्रॉन्ग विंड से वो जो सॉइल की लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है, और जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं या पानी होता है तो वहाँ से वो टॉप सॉइल ऊपर से चले जाती है। स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल ओवरग्रेजिंग, रोटेशनल ग्रेजिंग। फर्स्टली रोटेशनल ग्रेजिंग, जैसे कि पैस्चर लैंड को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जा सकता है और हर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जो लैंड है उसको रोटेट किया जा सकता है बिटवीन लाइफ स्टॉक। देन इज इस्टेब्लिशिंग ग्रेजिंग लिमिट्स, दैट इज कि एक लैंड पे एट अ मोमेंट कितने लाइफ स्टॉक या कितने एनिमल्स एट दैट मोमेंट विदाउट कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन एट दैट टाइम ग्रेस कर सकते हैं। देयर इज प्लांटिंग वेजिटेशन, ऐसे प्लांट्स या ऐसे ग्रासेस ग्रो किए जाएं उस लैंड पे जो जो एनिमल्स नहीं खाते या जो रेजिस्टेंट होती है ग्रेजिंग के। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट या प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की जा सकती है सॉइल की, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। देन चेक डैम्स। चेक डैम्स ऐसे छोटे छोटे डैम्स होते हैं जो स्ट्रीम के या वाटर कोर्स के अराउंड बिल किए जाते हैं, ताकि जो फ्लो है पानी का वो रिड्यूस किया जा सके। ये जो है वो मेनली ऐसे एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ पे यूजुअली हैवी रेनफॉल होती है या वीक सॉइल होती है, जिसके वजह से सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एक नेचुरल एक्टिविटीज़ और मैन मेड एक्टिविटीज़, जैसे कि ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और इनअप्रोप्रिएट कल्चर, एक डेजर्ट सा एरिया बन जाता है। जो फर्टाइल लैंड होता है वो एक डेजर्ट एरिया बन जाता है। Next, causes of desertification. There may be a few of the natural factors are low rainfall, salinity, excessive evaporation, and temperature. Now, these are the result of climatic factors. That is कि जैसे लो रेनफॉल हो रही है या टेम्परेचर हाई है, उससे जो जितना भी बैरन लैंड होगा, जो पानी होगा उस लैंड में, वो एक्सेसिव वो इवेपोरेट करना स्टार्ट करेगा, और जनरली एक एक्सेसिव इवेपोरेशन भी उसका कॉज है, जिसकी वजह से जितना भी लैंड सॉइल होगा वो लूजन अप होगा, और उसका जो फर्टिलिटी है उस सॉइल की वो रिड्यूस हो जाएगी। सैलिनिटी, एक्सेसिव इवेपोरेशन की वजह से जो सॉल्ट कंटेंट है सॉइल में वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन एक्सेसिव सॉल्ट्स जो है उसका प्रेजेंस होगा सॉइल में, और प्लांट ग्रोथ के लिए जो सूटेबल नहीं रहेगा। दीज आर द एक्टिविटीज़ जो हमने बात की थी, कि जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ये इफ़ेक्ट करती है सॉइल इरोजन पे। डिजर्टिफिकेशन कैसे कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि लार्ज स्केल प्लांटेशन यानी कि एफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जा सके, सो दैट जितने भी रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड की करें और सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी, या फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करना, ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए जा सके ताकि सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी मेंटेन रहे। डेवलपमेंट ऑफ पैस्चर लैंड एंड कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, प्रॉपर ग्रेजिंग लैंड्स इंट्रोड्यूस किए जा सके, बनाए जा सके एनिमल्स के लिए,
ताकि ग्रेजिंग का जो ओवर यूज़ जो लैंड का ओवर यूज़ है वो ना किया जा सके ग्रेजिंग के लिए ही। देन डेवलपमेंट ऑफ वाटर कैचमेंट, जैसे कि स्टोर रेन वाटर के लिए या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऐसे वाटर कैचमेंट्स बनाए जाए ताकि ग्राउंड लेवल्स इंक्रीज हो और जो सॉइल है वो भी मॉइस्ट बनी रहे। लैंड पॉपुलेशन एंड कंटामिनेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल स्पिलेज, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूजेज, इसकी वजह से जितना भी सॉइल होता है उसमें केमिकल एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है और जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो सॉइल अपना लूज़ कर देता है। हैवी मेटल एक्यूमुलेशन, मेटल का जो कंटेंट होता है सॉइल में वो इंक्रीज होना, जिससे प्लांट ग्रोथ में वो बेनिफिशियल नहीं होता है। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, नाउ इन सब केमिकल्स की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंटामिनेट होता है और आगे चलकर वो फूड चेन्स को भी इफेक्ट करता है। अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रेशर, now fertile agricultural lands are being converted into land so that it can be used for urbanization. Urban sprawl यानी कि द स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन, कि कितनी दूर तक सिटीज़ फैली हुई हैं, कितनी कितनी दूर तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ सड़कें फैली है, हाईवेज फैले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग, स्ट्रेन आता है सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेन आता है और जिसकी वजह से इनएडिक्वेट प्लानिंग की जाती है और वो एक प्रेशर बन जाता है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। अब उस इनएडिक्वेट प्लानिंग से ग्रीन स्पेसेस और जो रिक्रिएशनल एरियाज हैं वो नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन लैंड डिग्रेड होता है। इफेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लैंड रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स, जैसे ही लैंड डिग्रेड होगा क्रॉप यील्ड्स पे असर आएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी और इन सब की वजह से फूड जो कि कोई क्रॉप नहीं आ रहा है, कोई क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन होगा और जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे उस इन्फ्लेशन को, वो उनमें मैल न्यूट्रिशन का, उनमें हंगर का इंक्रीज होगा। लॉस ऑफ एरेबल लैंड, यानी कि जो ऐसा लैंड जो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर वो लूज़ कर देंगे, वो लूज़ हो जाएगा हमसे और जो ग्लोबल फूड सप्लाई है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आएगी। और जनरली अगर क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो फार्मर्स या फिर जो रूरल एरियाज जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है उनके इनकम पे लूजेस आएंगे या उनकी जो हमारी जो इकोनॉमी है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो डिक्लाइन में जाएगी। एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस, बायोडाइवर्सिटी लॉस होंगे, स्पीशीज एक्सटेंट होंगे क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन होगी या सॉइल इरोजन होगी तो उससे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट होगी उससे। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है उसमें एक्सेलरेट होगा क्योंकि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो है उसमें रिडक्शन होगा। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मीन्स कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और स्टोर किया जाता है एटमॉस्फेयर से सो दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड। वाटर क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होगी क्योंकि सॉइल इरोजन होगा और जो ग्राउंड वाटर होगा उसमें रिडक्शन होगी। डिसरप्टेड इकोसिस्टम, अगेन जो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करते थे, जो पॉलिनेशन का काम होता था उसमें डिसरप्शन होगी और इकोसिस्टम सर्विसेज में अगेन डिसरप्शन होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन चैलेंजेस, अर्बन एरियाज में फ्लड के रिस्क्स बढ़ जाएंगे, जो डेवलपमेंट साइट्स होंगी, अल्टरनेट डेवलपमेंट साइट्स होंगी, उन उसके जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अर्बन एरियाज़ में जो कि रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होंगे या माइग्रेशन होगी, तो अर्बन एरियाज़ पे स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो जितना भी क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट आएगा उससे जो लड़ने की शक्ति होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। रेमेडियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन, लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ऐसे लैंड जोनिंग या अर्बन प्लानिंग जो है वो प्रमोट की जाए सो दैट लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस किया जा सके। ग्रीन बेल्ट्स और बफर जोन्स जो है वो सिटीज़ के अराउंड इंट्रोड्यूस कराया जा सके, ताकि जो फॉरेस्ट रिप्लेस किया गया है उसको उसमें बफर जोन्स में और ग्रीन बेल्ट्स में पेड़ लगाए जा सके। और देन इम्प्लीमेंट स्मार्ट ग्रोथ पॉलिसीज, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ बनानी, सो दैट इन अ कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट वे, सो दैट कि अर्बन स्प्रॉल जो है वो मतलब जो स्प्रेड है सिटीज़ का वो इतना ना हो। वर्टिकल बिल्डिंग्स बनानी इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग आउट, सो दैट कि कम से कम लैंड यूज़ किया जा सके अर्बनाइजेशन के लिए। इस्टेब्लिश लैंड बैंक्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लैंड जो है वो रिजर्व्ड किया जाता है, ताकि जो अगर फ्यूचर नीड के लिए या फ्यूचर कंजर्वेशन के लिए अगर फ्यूचर नीड हो तो उसके लिए वो लैंड कंजर्व किया जाता है और लैंड बैंक्स बनाए जाते हैं बाय गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, और बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो है वो सॉइल के लिए सॉइल की इम्प्रूवमेंट के लिए इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, जैसे कि वर्मा रेमेडिएशन। देन रिन्यूएबल एनर्जी को सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि लैंड पे प्रेशर कम आए, और वर्टिकल फार्मिंग को जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। देन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे वैल्यूएबल मटेरियल या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये लिए जाते हैं अर्थ से। नाउ इट मे बी देर आर टू टाइप्स, ओपन कास्ट माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग ऐसी माइनिंग होती है जहाँ पे जो लैंड है वो क्लियर आउट किया जाता है, और ऊपर से जितना भी जो भी रिसोर्सेज है वो लिए जाते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग इज बिलो द सरफेस ऑफ बिलो अर्थ्स क्रस्ट, और उधर से माइनिंग शुरू की जाती है। इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग, there are various psychological impacts such as loss of flora and fauna, ecosystem degradation, deforestation, physical impacts such as underground fires, soil erosion, पॉजिटिव सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है उन एरियाज़ पे, उन एरियाज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी उनकी, और जनरली उन माइनिंग एक्टिविटीज़ से जो इकोनॉमिक गेन्स है उस कंट्री को भी मिलेंगे। नेगेटिव सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सच एस की इवैक्यूएशन, रीसेटलमेंट और रीहैब इशूज़, ये जो भी एरियाज वहाँ से क्लियर आउट कराए जाएंगे ड्यू टू सो दैट माइनिंग कैन बी हेल्ड, उनकी इवैक्यूएशन का, उनकी रीसेटलमेंट का के इश्यूज राइज अप होंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इम्पैक्ट्स, जैसे कि हेल्थ हैजर्ड्स दैट कैन बी कॉज्ड बाय long term exposures to hazardous chemicals, and certain accidents can be there. Then environmental pollution, जैसे कि air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. Now we are going to talk about water resource.
Firstly, this shows the total global water that is present. Firstly, oceans consist of 96.5% water, uh, which is not uh, suitable to use, क्योंकि वो saline water होता है. Except for oceans, there is 0.9% the resources that have saline water as well. Fresh water is only 2.5% on the surface of Earth. On Earth. Then fresh water is again classified, जिसमें majority glaciers और ice caps में frozen है, that is 68.7%. 30.1% ग्राउंड वाटर है, और बाकी जो 1.2% बचा वो बाकी सरफेस या फिर बाकी फ्रेश वाटर है. जो बचा हुआ जो वो 1.2% है फ्रेश वाटर या सरफेस वाटर जो है, उसमें भी ग्राउंड आइस और पर्माफ्रॉस्ट जो है वो 69% है. 20.9% लेक्स हैं. 3.8% सॉइल मॉइस्चर है. 2.6% स्वाम्प्स जैसे एरियाज हैं. और नियर अबाउट 1% लिविंग थिंग्स और रिवर्स में है. और 3% जो है वो एटमोसफेयर में है. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वी ऑल नो कि जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और वो एक्सपैंड करता है जब फ्रीज होता है. और इट इज़ द बेसिक यूनिट और द बेसिक नीड फॉर लाइफ. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, एज वी ऑल नो, वाटर एक एसेंशियल रिसोर्स है और एक बेसिक कंपोनेंट है, सो दैट लिविंग फॉर ऑल लिविंग सेल्स, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स लाइफ. और ये जो है वो एक की इनपुट होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. और इंडस्ट्रीज भी वाटर को यूज़ करती हैं फॉर प्रोसेसेस सच एज कूलिंग एंड हीटिंग. Water also is used in as a vital role, also plays a vital role in electricity generation, and it also serves as a mean of inland transportation. And common salt is derived from water only. Additionally, जो है एडिशनली ये एक नेचुरल हैबिटेट जैसे भी एक्ट करता है. जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो वाटर की वजह से सरवाइव करते हैं. वाटर साइकिल ये हमने यूनिट 1 में किया है ऑलरेडी, जहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है यूनिट 1 की. सो फॉर वाटर साइकिल प्लीज़ रेफर टू यूनिट 1. सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, सरफेस वाटर रेनफॉल और स्नो से होती है. और ग्राउंड वाटर दो तरह के होते हैं, कन्फाइंड एक्वीफायर और अनकन्फाइंड एक्वीफायर. नाउ व्हाट इज एन एक्वीफायर? एक्वीफायर ऐसा बॉडी ऑफ वाटर होता है जहाँ पे जब रेनफॉल होती है तो सेडिमेंट्स के थ्रू या पोरस रॉक्स के थ्रू जो वाटर है वो सीप डाउन करता है थ्रू द सॉइल, और ग्राउंड वाटर में एंटर कर जाता है एज एक्वीफायर. और देर आर टू टाइप्स, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड. और जो ये एरियाज दिखाए हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमेशा लो होती है. प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद वाटर रिसोर्स, फर्स्ट इज indiscriminate and unsustainable water usage. जो 70% ऑफ वाटर यूजेज है वो एग्रीकल्चर का होता है, 20% इंडस्ट्रियल और 10% म्यूनिसिपल. पर हेड पर डे एट एन एवरेज रिक्वायरमेंट 20 to 40 लीटर्स है एज ऑफ नाउ. और बिफोर 50 years ये हाफ थी जो एवरेज रिक्वायरमेंट as compared to now. Countries with highest available renewable freshwater resources are Brazil, Russia, Canada, Indonesia, China, USA and India. Top consumers of fresh water
in world annually are India, China, USA, Indonesia, and Pakistan. Now, these countries having large population, generally उनका जो consumption, water consumption होगा वो भी high होगा. Top per capita consumers of fresh water. Now, what is top per capita? Uh, per capita fresh water consumption यानी कि ऐसा average amount of water that is used per person per day per year. Now इसमें तुर्कमेनिस्तान, चिले, गियाना, उज्बेकिस्तान एंड देन तजाकिस्तान. पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज होते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो है वो डाले जाते हैं. सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो कंटामिनेट करता है वाटर बॉडीज़ को. केमिकल पोल्यूटेंट्स जो है वो छोड़ जाते हैं वाटर बॉडीज़ में. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड सब्सिडेंस. नाउ जब भी ग्राउंड वाटर की एक्सेसिव रिमूवल या एक्सेस एक्सट्रैक्शन हो जाती है, उसकी वजह से जितना भी लैंड आसपास लैंड होता है वो श्रिंक या कोलैप्स कर जाता है. लोअरिंग वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर लेवल्स जो है वो डीप अंडरग्राउंड चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेल्स और हैंड पम्प्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं. रिड्यूस्ड सरफेस वाटर फ्लो, जो कि हमने जैसे वाटर साइकिल में पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द फ्लो ऑफ रिवर्स एंड लेक्स एज वेल. सो जो कि ग्राउंड वाटर का लेवल रिड्यूस होगा, जनरली जो भी रिवर्स होंगी, लेक्स होंगी, वेटलैंड्स होंगी, वो श्रिंक कर जाएंगी. इंक्रीज पावर कंजम्पशन, जो वाटर है उसको डीप इनसाइड से लाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, और इससे जो कॉस्ट है वो फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए इंक्रीज हो जाएगी. वाटर लॉगिंग, एक्सेस इरिगेशन जो है वो वाटर टेबल को राइज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो वाटर सेचुरेटेड बन जाती है. नाउ ड्यू टू दिस वाटर सेचुरेशन, जो जो सॉइल होती है वो ऑक्सीजन का जो लेवल्स होती है वो रिड्यूस कर देती है प्लांट रूट्स के लिए, जिसकी वजह से क्रॉप्स को हार्म पहुंचता है. ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जब पोर किए जाते हैं या वेस्ट जो है वो पोर किया जाता है ऑन सॉइल, वो सॉइल से सीप डाउन करके ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है, विच मेक्स इट अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर एज वेल. Climate change impact, irregular rainfall patterns are observed, and which leads to floods or droughts depending on the rainfall pattern. कहीं पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है अगेन, एंड ड्रॉट से भी फ्लड जो टॉप सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है. मेल्टिंग ग्लेशियर्स अफेक्टिंग रेन वाटर सप्लाई, जितना भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से जो भी रिवर वाटर है उसकी सप्लाई में बढ़ाव आता है. नेक्स्ट इज राइजिंग सी लेवल्स कॉजिंग सॉल्ट वाटर इंट्रूशन. सॉल्ट वाटर जो जितने भी आइस कैप्स हैं हमारे पोल्स में पाए जाते हैं, जो अगर वो मेल्ट हो रहे हैं या फिर वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जनरली सी लेवल्स जो है वो राइज करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर इंट्रूशन यानी सॉल्ट वाटर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाती है इन फ्रेश वाटर और इन ग्राउंड वाटर. इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, inadequate water supply systems in rural and urban areas,
रूरल और कई अर्बन एरियाज में भी अभी भी प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं पहुंचाई जा रही है। नाउ पुअर वाटर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, विच इज़ अगेन एन इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। वाटर की लीकेज और वेस्टेज हो रही है व्हेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के बीच में, और प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सीवेज वाटर जो है वो मिक्स हो रहा है विद फ्रेश वाटर। इफेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, पब्लिक हेल्थ जैसे कि वाटरबॉर्न डिजीजेस की इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से malnutrition आता है और मोटिलिटी रेट्स हाई होता है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। फूड सिक्योरिटी, क्रॉप फेलियर्स होने लग पड़ते हैं, लाइफ स्टॉक लॉसेज होने लग पड़ते हैं, और ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स फूड प्राइजेस में राइज होने लग पड़ता है ड्यू टू एग्रीकल्चर वाटर शॉर्टेजेस। इस सब से इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचता है, सिंस जो इकोनॉमी होती है वो कम होने लग जाती है। इन्वायरमेंटल डैमेज जैसे कि different types of ecosystem they start collapsing, biodiversity starts losing due to pollution, and then social conflicts जैसे कि पानी अगर एक लिमिटेड रिसोर्स बन जाए तो उसके लिए उसके लिए वो एक कंपटीशन बन जाता है उसको लेना, बिटवीन कम्युनिटीज, बिटवीन पीपल, एंड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। देन अर्बन डेवलपमेंट, जनरली ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, जो सिटी ग्रोथ होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके जो प्राइजेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। दीज आर फ्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स that were over water. First is Tigris and Euphrates. It was between Turkey, Syria and Iraq. टर्की ने बड़े डैम्स जैसे कि गैप प्रोजेक्ट जैसे डैम्स जो हैं वो इन रिवर्स पे बनाए थे, जिसकी वजह से जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज जैसे कि सीरिया और इराक, इनमें जो वाटर फ्लो है वो रिड्यूस हो गया था, और उनको एडिक्वेट वाटर और पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट इज नाइल रिवर कॉन्फ्लिक्ट विच वॉज बिटवीन इजिप्ट, इथोपिया एंड सुडान। इथोपिया जो है वो गर्ड जैसे प्रोजेक्ट्स नाइल रिवर पे बना रहा है, जिसकी वजह से जो इजिप्ट जो हाईली डिपेंडेंट है नाइल रिवर के पानी पे ही, वो उसको डर है कि जो पानी का सप्लाई है वो इफेक्ट होगा ड्यू टू दिस गर्ड प्रोजेक्ट, बट इथोपिया ऑन द अदर हैंड वांट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज जॉर्डन रिवर कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इज़राइल, लेबनान, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन थे इन्वॉल्व्ड। इसमें जो वाटर सोर्स है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से मल्टीपल कंट्रीज के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। ड्यू टू दिस कंपटीशन फॉर वाटर, जो कि एक वाटर स्कार्स रीजन में कंपटीशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ गई थी। नेक्स्ट इज एरल सी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एशिया, दैट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। There were different rivers that were feeding Aral Sea, which were later diverted for irrigation uses. अब इसकी वजह से एरल सी जो है वो ड्रास्टिकली श्रैंक कर गया, जिसकी वजह से जिसको एक एनवायरमेंटल डिजास्टर कर दिया था, नेम कर दिया था, और ओवर वाटर यूज के लिए जो है डिस्प्यूट्स राइज होने लग पड़े थे इन कंट्रीज के बीच में। देन इज
Indus Water Treaty between India and Pakistan for the rivers Jhelum and Chenab of Pakistan, Satluj, Ravi and Beas of India. Now this was signed in 1960 between India and Pakistan, and rivers were divided. Jhelum and Chenab went to Pakistan, Satluj, Ravi and Beas came to India. Now, despite all the political tensions, ये जो ट्रीटी था ये सक्सेसफुली साइन और मैनेज हो गया था. This is between these conflicts are between different types of states, such as Kaveri River dispute, which was between Karnataka and Tamil Nadu. Since the Kaveri River originates in Brahmagiri Hill of Karnataka and then enters Tamil Nadu. Now, Tamil Nadu is highly dependent on Kaveri River for um, agriculture, especially in wet season, in dry season. An agreement was passed in 1892 between Madras Presidency of Tamil Nadu and Mysore of Karnataka on water sharing. फिर 1970 में मीटर डैम was built by Karnataka, and which led to water usage or the share of water, and Tamil Nadu raised an objection for this. 1991 में एक ट्रिब्यूनल साइन हुआ था, फॉर्म हुआ था, बट कर्नाटका ने उस ट्रिब्यूनल को अपोज किया. नाउ जो इसका रिजल्ट है वो स्टिल डिस्प्यूट्स ऑनगोइंग है, बट स्टिल certain decisions are being regulated by the tribunal and the court. Next is Satluj Yamuna link or SYL canal dispute of Punjab and Haryana. This canal was planned to build to connect Satluj river with Yamuna river. After Haryana was formed from Punjab in 1966, वाटर शेयरिंग जो था वो एक काफ़ी मेन इशू बन गया था बिटवीन दीज टू स्टेट्स. जो SYL कैनाल थी वो इसीलिए बिल्ड की थी ताकि जो पानी का सप्लाई है पंजाब से हरियाणा तक दिया जा सके. नाउ पंजाब सेड दैट उनके पास इतना सरप्लस पानी नहीं है कि वो अपनी ही नीड्स पूरी कर सके, और वो उनके पास इतना सरप्लस पानी नहीं है कि वो हरियाणा को भी दे सके. एंड हरियाणा ऑन द अदर हैंड सेड दैट दे नीड अ लीगल शेयर ऑफ वाटर. नाउ द रिजल्ट ऑफ दिस इज कैनल कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इनकम्प्लीट, और लीगल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इस मैटर पे चल रहे हैं अभी भी. Remedial measures for problems associated with water resource, decreasing runoff losses, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन के लिए हम रेन वाटर को जो है फ्लो करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि चेक डैम्स बना सकते हैं, काउंटर फार्मिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग इवेपोरेशन लॉसेस, जैसे कि पानी जो है उसको वेपर बनने में रोकना, जैसे कि वाटर बॉडीज़ को कवर कर सकते हैं, या मल्चिंग जो है वो फील्ड्स में लाई जा सकती है ताकि जो पानी है वो इवेपोरेट ना हो और सॉइल जो है मॉइस्चर होल्ड करके रखे. स्टोरिंग वाटर इन सॉइल, सॉइल की एबिलिटी इंक्रीज़ की जा सके ताकि जो सॉइल है वो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा पानी होल्ड कर सके. मेथड सच एज ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं. प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा सके ताकि क्रॉप्स जो है वो पानी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सके. रिड्यूसिंग इरिगेशन लॉसेस सच एज वेस्टिंग वाटर इन फार्मिंग. Methods such as drip irrigation and sprinkler systems can be introduced so that irrigation losses can be reduced.
reuse of water, uh, again after treatment water can be reused again and again, such as wastewater for irrigation, uh, uh, like we can use wastewater for irrigation, which will reduce the demand for fresh water, for fresh water. Next, preventing wastage, like avoid we can avoid unnecessary usage of water. Leaks can be fixed, and taps can be turned off, so which will save large amount of water. Increasing block pricing, such as ki higher rates for higher water usage can be charged, which will in return encourage people to use less water. Rainwater harvesting, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस कराई जाती है ताकि वाटर टेबल जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, रेज किया जा सके, ताकि जो बाय रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर. नाउ इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी इकट्ठा होता है उसको जो भी डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. There are different techniques of rainwater harvesting, such as it can be done by constructing structures like dug wells, lagoons, check dams, and broadly there are two ways, such as surface runoff harvesting and rooftop rainwater harvesting. Surface runoff harvesting में जो रेन वाटर है which flows over land surface is collected, and it is further stored in uh, uh, bodies such as ponds, tanks or reservoirs. Then rooftop rainwater harvesting, rainwater can be collected from roofs of buildings or houses, and उधर से पाइप्स डायरेक्टली लाकर इट कैन बी कनेक्टेड टू स्टोरेज टैंक्स एंड रिचार्ज पिट्स. सो रिचार्ज पिट्स ऐसे पिट्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर को के लेवल को इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं. These are different methods that are introduced for rainwater harvesting. This is an example of modern rainwater harvesting. Now, watershed management. Firstly, a watershed is an area of land that drains to a common location. जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं, उससे जितना भी पानी होता है वो लाकर एक एरिया में, एक लैंड में ड्रेन किया जाता है, होल्ड किया जाता है, जिसको हम वाटरशेड कहते हैं. नाउ देर आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, जैसे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है, और ये एक स्टेबल इनकम की तरह भी यूज़ हो सकता है जब वेदर की कंडीशंस अनफेवरेबल हो. और इससे जो ड्रॉट्स का, फ्लड्स का, लैंडस्लाइड्स का, ऐसे रिस्क्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और एट द सेम मोमेंट जो एफिशिएंसी होती है लैंड को यूज़ करने की वो इंक्रीज होती है. और it also provides it also improves productivity of land and water resources, and supports activities like irrigation, drinking water supply and hydropower. Dams के benefits such as electricity generation. We all know कि dams का one of the main purposes to build a dam is electricity generation, that is through hydropower energy. Employment, different types of people get different types of employment when a dam is built. Irrigation water supply, जब भी पानी इरिगेशन के लिए चाहिए होता है तो
through a dam, it can be provided for irrigation, drinking water supply, and reduction in famine. famine क्या होता है? famine एक ऐसा कॉज है, एक ऐसी चीज़ है जो जब शॉर्टेज ऑफ जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है, उससे हंगर, मैलन्यूट्रिशन होने लगता है, तो उसको फेमीन कहते हैं। और इसके मेन कॉजेज जो होते हैं वो होते हैं ड्रॉट और फ्लड्स। नेक्स्ट इज फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल किए जा सकते हैं ताकि डैम्स कैन बी यूज इन फ्लड कंट्रोल्स सो दैट कि जो सॉइल है उस सॉइल इरोजन से बचा जा सके। There are different problems that people that are faced during or after the construction of dam. पहले तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल, जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उनको रीलोकेट उनको इवैक्यूएट किया जाता है सो दैट अ डैम कैन बी बिल्ड। फॉरेस्ट जो है वो काटे जाते हैं सो दैट वो एक रेजर्वोयर बनाया जाए। एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस दिखते हैं because a river was since a dam is built on a river एक flowing water होता है, और उसको डैम बिल्ड करने के बाद एक स्टिल वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए एक्वाटिक एनवायरनमेंट पे हमें चेंजेस दिखते हैं। वाटर लॉगिंग या रेजर्वोयर, अगैन वो स्टिल वाटर की वजह से वाटर लॉगिंग जो है वो नज़र आने लगती है रेजर्वोयर एरिया के विद इन। ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर्स ऐसे चीज़ें जैसे कि मॉस्किटोज, दे कैन बी कॉल्ड वेक्टर्स विच कैरी डिजीजेस। Microclimatic changes again due to conversion of river which is flowing water to still water, microclimatic changes can be observed. Reduced water flow, again जो water flow है वो would be controlled by the dam, तो reduction water flow में नज़र आती है। Flash floods, there can be flash floods due to heavy rains, due to probably mismanagement। जो डाउनस्ट्रीम एरियाज हैं वो फ्लैश फ्लड से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सॉल्ट वाटर इंट्रूशन, जो कि एक जगह पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है हो रहा है, उसकी वजह से सॉल्ट वाटर जो है वो जो इफ़ेक्ट आ सकता है, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन हो सकती है। सेडिमेंट कैरिंग न्यूट्रिएंट्स गेट डिपॉजिटेड इन रिजर्वोयर, सेडिमेंट्स जो है वो बीइंग स्टिल वाटर, जो सेडिमेंट्स है वो नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन्ड एज सिल्ट। आउटब्रेक ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया जैसी जो कि वेक्टर्स जो हैं वो डैम्स में बनना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से diseases such as malaria and dengue are prone to these areas. This is a news of Libya flash floods. A major disaster occurred in Libya in 2023 which caused thousands of deaths and missing people. अब एक स्टॉर्म आया था जिसमें हैवी रेनफॉल हुई लीबिया में, और सिटी ऑफ डर्ना वाज द वर्स्ट इफेक्टेड। नाउ इस हैवी रेन की वजह से 2 डैम्स जो है दैट सराउंडेड द सिटी वाज कोलैप्स्ड एंड जो फ्लैश फ्लड्स है वो इस सिटी में आ गए। मोर देन 25% ऑफ द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड इन दिस इंसिडेंट। नाउ फॉरेस्ट रिसोर्स विच इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉरेस्ट जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट? नाउ एक फॉरेस्ट एक ऐसी बायोटिक कम्युनिटी होती है जिसमें जो डोमिनेंस होता है वो मेनली ट्रीज़ का होता है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी है। नाउ इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, हाउ? बिकॉज जो इसका एनवायरनमेंट होता है
वो एक मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से बना होता है. नेक्स्ट, the word forest is derived from the Latin word forest, which means outside. Forests are dominant ecosystems of Earth, and they are distributed across the globe. Now, forests account for 75% of the gross primary productivity. GPP. Now, what is GPP? जो forest है, they carry out most of the photosynthesis on Earth. That is, they produce a large amount of food for all living organisms, and 80% of plant biomass is found in forests only. Uh, Approximately 9.4% of Earth's surface, or 30% of total land, and approximately one third of Earth's total land is covered with forests only. Benefits of trees: reduce carbon dioxide, reducing global warming, provide firewood, release oxygen, provide timber, और ऐसे भी और सारे यूजेज benefits जो एक ट्री प्रोवाइड करता है. This is a map of how different types of forests are distributed across the globe. जैसे कि tropical forest 45% है, boreal 27% है, temperate 16% है, and subtropical 11% है. These are the different types of forests that are found in India, and there are different regions that these different types of forests are found. Different types of forests include tropical moist forest, tropical dry forest, subtropical forest, temperate forest, and subalpine forests. These are a few pictures of few of the forests around the globe. Conifer forest in the Swiss Alps and Amazon rainforest in Brazil. Now we'll talk about Indian scenario. Roughly 24.56% of geographical area is under the green cover as per 2019 State of India Forest Report, and near about 807,276 kilometer square area is covered with of the total forest is tree coverage. Now tree coverage is more than 1 hectare of in area of a forest is covered. What is the density? It is covered with trees. Very dense. It is divided into further different types, जैसे कि very dense forest जो ट्री कवरेज जो है अगर वो 70% और अबव हो तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है. मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट अगर 40% से 70% हो, ओपन फॉरेस्ट अगर 10% से 40% हो, स्क्रब अगर 10% से भी कम हो, और अगर इन सब में से कोई भी क्लासेस में वो नहीं इंक्लूड होगा तो वो एक नॉन फॉरेस्ट है. There are different benefits of forest, such as first is protective function. That is, forests provide protection against soil erosion, droughts, and productive functions, such as they give different products such as bamboo, timber, fruits. Then regulative function, they regulate the levels of oxygen and carbon dioxide in atmosphere. Accessory function, they provide aesthetics and also as acts as a habitat to various flora and fauna. Commercial importance of forest, टिम्बर वुड जो है वो फॉरेस्ट से पाई जाती है, जैसे कि जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर, बोट्स और ब्रिजेस बनते हैं. फ्यूल वुड जो है वो कुकिंग के लिए यूज़ होती है यूजुअली, और भी पर्पसेस के लिए. रॉ मटेरियल फॉर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज, वुड बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि पेपर इंडस्ट्री और स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री, ये भी इन फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं. रेगुलेटिव फंक्शन और द ऑक्सीजन प्रोडक्शन, वी ऑल नो हाउ plants take carbon dioxide and
release oxygen, so they help in the they help in regulating both oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Now, deforestation is the permanent destruction of forest, that is wiping out a forest, completely wiping out a forest for to meet human demands or human needs is called as deforestation. There are different causes such as fuel requirement, जैसे कि जो फ्यूल वुड है उसको लेना, उसको डिराइव करना, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो वुड है वो डिराइव करनी या बाकी प्रोडक्ट्स डिराइव करने, सो दैट द इंडस्ट्री कैन कंटिन्यू. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि कंस्ट्रक्शंस या सिटी एक्सपेंशन के लिए जो फॉरेस्ट हैं वो कट डाउन किए जाते हैं. ग्रोइंग फूड नीड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स बनाने के लिए, या फिर जो प्रोडक्ट्स ट्रीज से मिलते हैं उनको डिराइव करने के लिए. ओवर ग्रेजिंग, shifting cultivation and forest fires. There are other causes such as mining, river valley projects and natural forces that lead to deforestation. Effects of deforestation. Existence of wildlife is threatened because बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लॉस होते हैं. हैवी माइग्रेशंस और जो वाइल्ड लाइफ का एक नेचुरल हैबिटेट होता है वो लूज़ हो जाता है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इफेक्ट आते हैं इसके. सॉइल इरोजन होती है बिकॉज वो लैंड जो है एक बैरन बन जाता है और उससे चांसेस बढ़ जाते हैं सॉइल इरोजन होने के. लैंडस्लाइड्स जैसे हायर एल्टीट्यूड्स में, जो कि फॉरेस्ट जो है, ट्रीज जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन में, सॉइल के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो जब वो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे लैंडस्लाइड्स इंक्रीज हो जाती हैं. जनरली रेगुलेटिव फंक्शन, फॉरेस्ट के रेगुलेटिव फंक्शन की वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है. जब डिफॉरेस्टेशन होती है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी रिसोर्स. व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. इसका जो एसआई यूनिट है वो जूल होता है. जितना भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो उस सबको हम इंक्लूड करते हैं एज एनर्जी. डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूएस और कनाडा, वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5% है ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट उनकी जो रिसोर्स कंजम्पशन है वो 1/4 है ऑफ द ग्लोबल एनर्जी रिसोर्सेज. नाउ एवरेज पर्सन in a developed country consumes near about 300 gigajoules or 60 barrels of oils per year. Or in contrast, if we see a poor country, an average man of a poor country, they consume less than 1 gigajoule in a year. Now energy resources in India, 56%, that is majority of the installed electricity capacity is from coal, 7% from gas, 0.51% from diesel, 12% from hydro, 2% from nuclear and 23% from renewable energy. Now in renewable energy, that is the 23%, उसमें मोस्टली विंड और सोलर एनर्जी, that is 10% और 9% उससे डिराइव होती है. 1% from small hydro, 3% from biopower and 0.17 from waste to power. This is the trend that is shown कि वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन जो है बाय एनर्जी सोर्स वो कैसे होगा टिल 2040. एनर्जी क्राइसिस, जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड एक्सीड होएगी, सप्लाई एक्सीड होगी, जो उससे ऑफन एनर्जी क्राइसिस आएंगे जिसमें इंक्रीज एनर्जी प्राइजेस, सप्लाई शॉर्टेजेस और देखे जाएंगे. रीजंस फॉर एनर्जी क्राइसिस आर ओवर रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, फॉसिल फ्यूल्स पे सारी रिलायंस है करंटली.
ओवर पॉपुलेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से किसी को रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते, नहीं तो निगलिजिबल मिलते हैं। वेस्टेज और लैक ऑफ एनर्जी, मेजर एक्सीडेंट्स और natural calamities, wars and attacks. Now this is again an incident that occurred in 2011, under which a large cyber attack was made, known as cyber espionage, in which oil and gas companies of the US and Europe were targeted. More than 1,000 companies were affected, in which hackers secretly accessed sensitive data in industrial systems, and which caused a huge issue in the gas industry. Next, we are going to talk about nuclear energy. There are two main types: fission and fusion. Fission is the splitting of larger nucleus into smaller nuclei. On the other hand, fusion is joining of small nuclei into a large nucleus. Elements that are used in nuclear energy production, few elements are uranium, thorium and plutonium. एडवांटेजेस इसके, एक तो फ्यूल जो है कम यूज़ होता है, लेकिन एनर्जी जो बनती है वो ज़्यादा होती है। कॉस्ट जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल की 20% है, जो एनर्जी बनती है उस जनरेट होती है उसकी। प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस बनती है ऑलमोस्ट 90% ऑफ एनुअल टाइम, यानी कि पावर आउटेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत बड़े होते हैं, रिस्क बहुत बड़ा होता है। डिफ़िकल्टी इन द मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसका जो डिस्पोजल होता है, उसकी मैनेजमेंट होती है, वो डिफ़िकल्ट होती है करनी। और न्यूक्लियर प्लांट्स की जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वाटर में स्टोर होती है, वो कन्वर्ट की जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वाटर फ्लो। और उस वाटर फ्लो, जब वो वाटर फ्लो टरबाइन पे हिट करता है तो टरबाइन रोटेट करती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आगे ग्रिड्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस, जैसे कि ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो होती है, जनरली इसका पोल्यूशन नहीं होगा, तो नॉन पोल्यूटिंग होती है, रिलायबल और फ्लेक्सिबल होती है, और एज कम्पेयर टू अदर्स ये सेफ होती है। डिसएडवांटेजेस, ऑल्दो इसका ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है, बट इसका जो सेटअप कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। जो फिश की पॉपुलेशन है उसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, जनरली रिड्यूस भी हो सकती है। रिजर्वायर्स जो है हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी हम नहीं जनरेट कर सकते। और ये जो है ये ड्रॉट से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो अगर एक ड्रॉट स्ट्राइक किया या कोई सीज़मिक एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से वाटर का कोर्स चेंज हो गया या फिर ड्रॉट आ गया, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो हॉल्ट में आ जाएगी। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोलर एनर्जी। इट इज़ सेड कि 1 घंटे की सोलर एनर्जी 1 साल तक यूज़ की जा सकती है। नाउ देर आर डिफरेंट यूजेस, जैसे कि सोलर हीटिंग, सन स्पेस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सोलर वाटर हीटिंग को, सोलर कुकर्स को, सोलर फर्नेस को, सोलर डिसैलिनेशन सिस्टम्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जो फोटोवोल्टिक एनर्जी होती है वो पहले सिलिकॉन्स पे आती है, देन पीवी सेल्स पे जाती है, देन पीवी मॉड्यूल से पीवी एरे, एंड देन सोलर पैनल्स पे। एडवांटेजेस, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होती है, इससे पोल्यूशन और नॉइज़ जनरली नहीं होता है, और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कहीं भी कराई जा सकती है, इवन ऑन हाउस रूफ टॉप्स। डिसएडवांटेजेस आर कि ये नहीं वर्क करेगी जब भी वहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं होगी, और इसकी जो इस एनर्जी सोर्स को एक स्टोरेज डिवाइस भी
रिक्वायर करती है, इसकी एफिशिएंसी लो होती है, और इसकी जो सोलर पैनल्स है वो डैमेज भी इजीली हो जाते हैं. देन इज बायोमास एनर्जी. लॉग बर्निंग इज द मोस्ट सिंपल वे जिससे बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वुड इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी. नाउ एनर्जी क्रॉप एक ऐसा प्लांट होता है जो लो कॉस्ट पे उगाया जाता है, लो मेंटेनेंस के साथ, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ बायोफ्यूल. Examples of these crops are jatropha and sunflower. Now there are different types of biofuels: biodiesel, biogas, bioethanol and biomethanol. Biomass energy in India has a high potential of about 18 gigawatt of energy from biomass. Now more than 70% of the country's population depends upon biomass for its energy. Leading states for biomass power projects are Maharashtra, Uttar Pradesh and Karnataka. Then we are going to talk about wind energy. Wind energy currently India जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का, आफ्टर चाइना, यूएस एंड जर्मनी. और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट रिन्यूएबल एनर्जी है जो थ्रू सेल शिप्स और विंड मिल से जनरेट होती है. इसके एडवांटेजेस, एक तो ये अनलिमिटेड है, फ्री है, रिन्यूएबल रिसोर्स है. इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम है, पोल्यूशन नहीं होता इससे. लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका सेटअप कॉस्ट हाई है, और बर्ड्स और बैट्स इससे मर जाते हैं, और नॉइज और सिग्नल रिसेप्शन में प्रॉब्लम आती है. नाउ मूविंग ऑन, टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी भी एक हाइड्रो पावर एनर्जी का फॉर्म होती है जो टाइड से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कराती है. टाइड्स ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं देन विंड और सन, और ये इसका जो एरिया एरिया जो कंज्यूम करता है वो लेस होता है, और कोई भी गैसेस या ऐसे पोल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज नहीं करता. देन डिसएडवांटेजेस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस होते हैं वो एक्वेटिक फ्लोरा और फौना पे इसके इफेक्ट्स आते हैं, और इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो भी हाई होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स: टाइडल स्टीम जनरेटर, टाइडल बैरेज, डायनामिक टाइडल पावर एंड टाइडल लगून. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी. जो भी एनर्जी हॉट रॉक्स जो हैं वो अर्थ के अंदर जो भी एनर्जी उससे हार्नेस की जाती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. समटाइम्स जो है नेचुरल गीजर्स या फिर आर्टिफिशियली ड्रिल्ड होल्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, सो दैट वाटर वेपर्स जो है नीचे अर्थ के सरफेस पे उन्हें एक्सट्रैक्ट करके जियोथर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके. एडवांटेजेस इसके, कोई पोल्यूटेंट एमिशन नहीं होता, रिलायबल सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो होती है. नाउ डिसएडवांटेजेस, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो H2S गैस, CO2 गैस और CH4 गैस जो है वो इमिट हो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी हाई होती है. How alternative energy sources are being used. Integrated Energy Policy Report IPER ने एम किया है that at least 10% of power generation installed capacity in the country should come from renewable source by the end of 11th plan period. Or talking about India already has fourth largest installed capacity in wind power after China, US and Germany. India has already planned to manufacture biodiesel from inedible vegetable oils, and the solar power in India is also a fast developing industry. Next, limitations of alternative source of energy. टेक्नोलॉजी जो है वो जो इन्वॉल्व की होती है वो ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसकी हाई होती है, और उसकी मेंटेनेंस भी बार बार करनी पड़ती है. मटेरियल्स जो इन सब एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं जैसे कि सिलिकॉन वो जल्दी नहीं अवेलेबल होते हैं. वेदर प्रॉब्लम्स और जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी इसकी एक लिमिटेशन है.
Now we are going to talk about role of individual in conservation of energy and natural resource. फॉर एग्जाम्पल वाटर कंजर्वेशन रिड्यूस किया जा सकता है वाटर अमाउंट जो हम यूज़ करते हैं. रीयूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सोपी वाटर्स जो हम क्लोथ वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको बाद में कोर्टयार्ड्स या ड्राइवेज वॉश करने के लिए भी हम उस सेम वाटर को यूज़ किया जा सकता है. रिसाइकल, जैसे कि सीवेज या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स घरों में बनाए जा सकते हैं. लैंड और सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, ट्रीज और ग्रास जो है अपने गार्डन एरियाज में, ओपन एरियाज में हम प्लांट कर सकते हैं. और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जितने भी ट्रीज हैं उनको अपरूट नहीं किया जा ना करके, या फिर उनको ऐसी जगह बिल्ड करना चाहिए जहाँ पे ट्रीज ना हो. देन अ सस्टेनेबल फूड, rather than wasting the food we can give it to someone else. और उतना ही कुक करना चाहिए जितना हमारे लिए सफिशेंट हो. मिनरल कंजर्वेशन, जैसे कि बायो माइनिंग के लिए हमें जाना चाहिए जहाँ पे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जो है वो माइनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. मिनरल्स की कंजम्पशन रिड्यूस करनी चाहिए, और जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है that should be done under strict supervision of authorities. Now we have ended with the last topic, that is role of individual in conservation of energy and natural resource. In the next video we'll start with ecosystem. Thank you.